प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। सवाल है, संसद से समाधान कब? दरअसल ये सवाल हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चल रही है। पांचवा दिन भी बीत गया और विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है। सरकार का कहना है कि नोटबंदी के मसले पर विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दरअसल सरकार 193 नियम के तहत चर्चा कराने चाहती है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार नोटबंदी के मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। माफ कीजिएगा, सीधे तौर पर वो दरअसल जनता की परेशानियों को लेकर सीधे तौर पर कह रहा है कि गंभीरता से सरकार ले नहीं रही है और यही वजह है कि नियम 56 के तहत वो चुनौती देते हुए, मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चर्चा कराना चाहता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, विपक्ष लामबंद है। विपक्ष जनता की परेशानियों का हवाला दे रहा है, लेकिन शायद वही विपक्ष ये भूल गया है कि संसद की एक दिन की कार्रवाई में 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और ये 2.5 लाख रुपए दरअसल विपक्ष के नहीं, आपके और हमारे होते हैं। जनता का ये पैसा होता है। जनता की परेशानियों का हवाला देकर जनता के ही पैसों को पानी की तरह से बर्बाद कर रहा है विपक्ष। सवाल बड़ा है, जवाब विपक्ष को इस पर भी देना होगा। आज इसी मसले पर हम महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। संसद से निकलना चाहिए समाधान, लेकिन सुनाया जा रहा है स्थगन का फरमान। लोकसभा से लेकर राज्यसभा, दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। नतीजतन अध्यक्ष कुर्सी पर बैठते हैं, काम शुरू करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी भारी शोरगुल और सदन स्थगन का आदेश। नोटबंदी के साथ अब कानपुर रेल हादसे को विपक्ष ने बड़े मौके में बदल लिया है। विपक्ष को संसद में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की आवाज सुननी है। सिर्फ मोदी से जवाब चाहिए। इसके साथ वो मत विभाजन भी चाहते हैं ताकि सरकार को हिलाने का कोई मौका ना चूके। लेकिन सवाल ये है कि सवाल होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि नोटबंदी में जनता को जो दिक्कत है उन्हें विपक्ष सामने रखे और सुधार के लिए सरकार को मजबूर करे। रेल हादसे के पीछे की वजहों को सामने लाया जाए, दोषियों को सजा मिले। जनता के साथ विपक्ष न्याय करवाने में सरकार की मदद करे। लेकिन हो ये रहा है कि कतार में लगे लोगों और हादसे के शिकार पीड़ितों के नाम पर विपक्ष केंद्र सरकार पर अपनी बढ़त दिखाना चाहता है। क्या यही संसद की शोभा बढ़ाने वाले विपक्षी सांसदों का काम रह गया है? विपक्ष की जिद किसका नुकसान कर रही है? क्या ये उसी जनता का नुकसान नहीं है जो अपने सवाल विपक्ष के जरिए सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद पाले हुए है? सदन के अंदर से लेकर बाहर तक कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा रखा है, क्योंकि उसके नेताओं में अपनी काबिलियत के बल पर जनता का दिल जीतने का मादा नहीं है। बस उन्हें तो हंगामा करना आता है और वही वो कर भी रहे हैं। माकपा के मोहम्मद सलीम ने कहा है कि केरल की तरह पीएम मोदी को कानपुर देहात में भी हादसे की जगह जाना चाहिए था। अगर हादसे के बाद प्रधानमंत्री के मौके पर पहुंचने से पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके तो जरूर पीएम को जाना चाहिए। लेकिन राहत अभियान में लगे सुरक्षा बल उस वक्त पीएम की सुरक्षा करेंगे या पीड़ितों की मदद करेंगे, ये भी माकपा को सोचना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि कई जगह बैंक की कतार में लगे लोगों की मौत हो गई है। निश्चय ही ये दुखद है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका इंतजाम किया जाए। या मोदी के मुख से संसद में शब्द निकलते ही कतारें खत्म हो जाएंगी। सरकार के साथ विपक्ष दोनों ये मानते हैं हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का जवाब देना उचित या जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता, कई मंत्रालय होते हैं, कई जिम्मेदार और जवाबदेह लोग होते हैं। तो फिर कांग्रेस को हर वक्त पीएम मोदी का चेहरा देखने की ख्वाहिश क्यों है? इसके अलावा आपको बता दें कि नोटबंदी की घोषणा के साथ ही पीएम मोदी ने इससे जुड़ी दिक्कतों का जिक्र भी किया था। फिर चाहे जापान यात्रा हो या देश भर में उनका किसी भी जगह का दौरा, लगभग हर जगह प्रधानमंत्री ने जनता को रास्ता दिखाया, उनका आह्वान किया।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक हालात के मुताबिक नियमों में समय समय पर सुधार करता रहा है। आज भी संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार, काला धन और जाली नोट को खत्म करने और इसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। इस कदम को पूरे देश में एक स्वर से समर्थन मिल रहा है। अगर विपक्ष के मन में आशंका है तो वो सवाल पूछे, सरकार जवाब देगी। लेकिन विपक्ष है कि सवाल पूछता ही नहीं। अब आप ही तय कीजिए, जो विपक्ष सवाल ही नहीं पूछता है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जनता को इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं है। जनता समझ रही है कि ये जनता के हित में उठाया गया फैसला है, जनता के हित में उठाया गया कदम है, इसलिए जनता सरकार के साथ, मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन विपक्ष की परेशानी क्या है? आखिर चोट कहां जाकर लगी है, ये भी समझना होगा। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर विक्रम दिवाकर सिंह जी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे सीधे एक सवाल करेंगे। संसद का सत्र शुरू हो चुका है। हमने पहले के सत्रों में देखा कि वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बार अगर शीतकालीन सत्र की बात करें, क्या ये शीतकालीन सत्र रूल 56 और रूल 193 से बाहर निकल पाएगा या उसी में फंसा रह जाएगा? देखिए लवनी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो सुरक्षात्मक रवैया अख्तियार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का फैसला ही ऐसा आया है और उन्होंने जो निर्णय लिया नोटबंदी के बाद जिस तरह से जनमानस जो है प्रधानमंत्री के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद कई तरह की समस्याएं रोज़मर्रा के जीवन में इन 13 दिनों में लोगों को आई, लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो यही है कि प्रधानमंत्री का निर्णय कहीं न कहीं दीर्घकालिक तौर पर इस देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। विपक्ष के नेता बहुत ही समझदार हैं, वो इस बात को जानते हैं, लेकिन चूंकि अब प्रधानमंत्री के सामने उनको एक मुद्दा रखना है और चूंकि विपक्ष को विरोध करना है और लोगों की समस्याओं को सामने रखना है, इसलिए वो रख रहे हैं। लेकिन इस समस्या को रखने में जो संसद की कार्रवाई पर जिस तरह से अभी आपने भी बताया कि जिस तरह से रोजमर्रा के खर्च होते हैं और उस पर कोई बढ़िया डिस्कशन नहीं होता, उस पर कोई बातें निकल के नहीं आती, न अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, न संबंधित मंत्री से जवाब लिया जा रहा है, और अगर वो जवाब दे रहे हैं तो हंगामे के बीच में। हाँ, तो क्योंकि विपक्ष को तो सिर्फ टाइम पास करना है। विपक्ष, दरअसल आपने सही कहा कि क्योंकि विरोध करना है, विपक्ष है तो विरोध करना है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि सिर्फ जनता की परेशानियों का हवाला दिया जा रहा है, दरअसल खुद की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। दिवाकर जी के पास हम दोबारा फिर लौटेंगे। इससे पहले आपको चलिए सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता पीएल पुनिया इस मसले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इससे पूरा देश और पूरे देश की जनता प्रभावित है। कोई अछूता नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको समझते हुए, इसको महत्व को समझते हुए राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया, और उस पे जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है उस पे प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है? वो एक किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए तो समय दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आके जो विपक्ष ने राज्यसभा में बातें कही हैं उसका जवाब देने से क्यों कतरा रहे, ये समझ से परे है। सबका एक मत में ये कहना है कि भले ही हमें असुविधा थोड़ी बहुत हो रही है, जिसका उम्मीद भी थी कि होगी, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, लेकिन फिर भी हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। मैं कल ही सीमावर्ती जिले में था, कठुआ में, देहात के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई। जब उनसे पूछा गया कि आपका इस निर्णय को लेकर के क्या मत है, तो दोनों हाथों से ग्रामीण लोगों ने उठ करके इसका स्वागत किया। मुझे लगता है कि निर्णय ठीक है कि गलत है, इसका फैसला किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं करना, इस देश की 130 करोड़ जनता ने करना है। तो हमने विपक्ष के नेता कांग्रेस के पीएल पुनिया की बातें भी सुनी और हमने मंत्री जितेंद्र सिंह की भी बातें सुनी। जनता सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले में साथ दे रही है और यही सबसे बड़ी बात है। सरकार इस मसले को ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि विपक्ष है कि इस मसले पर बिना मतलब तूल पर तूल देकर कार्रवाई को बाधित कर रहा है। दिवाकर जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। दिवाकर जी, यहाँ पर बहुत अहम चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। कहीं ना कहीं से विपक्ष ये जानता है कि अगर, जैसे कि हमने देखा कि विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को ये
पता है 44 का आंकड़ा है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो ऐसे हंगामे करने ही होंगे। और सबसे ज्यादा जो चोट लगी है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों को लगी है। हमने बीते दिनों देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर 57 करोड़ का जो टैक्स सरचार्ज का एक मैटर आया, और ऐसे न जाने कितने कांग्रेसी होंगे। कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेसियों के दिल पर जाकर चोट लगी है और यही वजह है कि आवाज ज्यादा निकल रही है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी नेता को, अगर वो गलत तरीके से, नेता हो या कोई आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अगर गलत तरीके से पैसा रखेगा तो उसके लिए मुश्किलें होंगी। हम इससे आगे की बात करते हैं। जहां तक आपने कांग्रेस का प्रश्न किया, वास्तव में कांग्रेस जो है वो पूरे विपक्ष को एक करना चाहती है। आपने देखा होगा पिछले 12-13 दिनों में जो मूवमेंट चला है विपक्ष का, वो कहीं न कहीं एकजुट होने का। क्योंकि मैं ये बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं और कह भी रहा हूं कि विपक्ष इसलिए एकजुट हो रहा है क्योंकि इतने बड़े मुद्दे पर उनको विपक्ष की एकता दिखानी है और उस एकता के माध्यम से जनता की परेशानियों को जोड़ना है। वास्तव में कनेक्शन, ये दो कनेक्शन करने की कोशिश में विपक्ष के नेता जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि ये एक मुहिम बहुत बड़ी है। तात्कालिक समस्या है, जनता को समस्या इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि उनको नोट नहीं मिल रहे हैं, पैसे की कुछ कमी आ रही है। ये समस्याएं तात्कालिक हैं। तात्कालिक समस्याएं दीर्घकालिक समस्याओं के उसमें भारी नहीं पड़ सकती। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सरकार समझ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, कम से कम अभी तो 13 ही दिन बीते हैं। मैं ये बात बार स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि समस्याएं हैं, स्वाभाविक हैं, उनकी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है, अगर दीर्घकालिक स्तर पर आकर के वो समस्याएं सुलझती हुई नजर आईं, इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो पटरी पर नजर आई, बैंकों से लोन मिलने लगे और ब्याज दर कम हुआ और बैंकों की हालत सुधरी, अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री के कुछ नए प्रयोग हुए, तब विपक्ष के लिए क्या मुद्दा होगा? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं लेकिन यहाँ पर दिवाकर जी, एक सवाल जो बार बार विपक्ष उठा रहा है, वो कहता है कि नियम 56 के तहत पूरी तरीके से चर्चा कराई जाए। तो सवाल ये है कि अगर सरकार इस मसले पर गंभीर थी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जनता का साथ मिल रहा है, तो फिर नियम 56 के तहत चर्चा कराने में दिक्कत कहां आ रही है? क्या टेक्निकली मसला फंस रहा है? ये जरूर समझना चाहेंगे आपसे। कहूं कि विपक्ष ये चाहता है कि कहीं न कहीं सरकार को हम घेर करके सारा विपक्ष एक हो जाए और इस नियम के तहत चर्चा करा के हम वोटिंग की भी मांग करें। बात ये नहीं है कि सरकार को घेरना है या चर्चा करना, उसमें भी जान रहे हैं कि हमें हार मिलेगी, लेकिन अगर इस माध्यम से पूरा विपक्ष एक हो जाए तो कांग्रेस को नेतृत्व का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस ये दिखाने लगे कि हमें नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन पूरा विपक्ष अंदर खाने एक नहीं है। लेकिन नोटबंदी पर चूंकि प्रधानमंत्री को जो सफलता मिल रही है, जो लोगों का समर्थन मिल रहा है तमाम परेशानियों के बावजूद, ये शब्द मैं बार बार कहना चाहता हूं कि तात्कालिक समस्याओं से रूबरू होने के बाद जनता जिस तरह से कह रही कि प्रधानमंत्री का निर्णय कहीं ना कहीं सही है और अभी उनको प्रधानमंत्री से 50 दिन के अंदर एक बड़े निर्णय की अपेक्षा है, और अगर कार्रवाई होती है और उससे कुछ सुखद परिणाम निकलते हैं तो आप चाहे जिस नियम के तहत चर्चा करा लीजिए। देखिए, लोकसभा में सरकार की स्थिति बहुत मजबूत है और राज्यसभा में भी इतनी स्थिति कमजोर नहीं है कि किसी नियम के तहत चर्चा करा करके सरकार को ऐसे मुश्किलों में डाला जाए। और इसीलिए राज्यसभा में एक व्हिप भी जारी किया गया है, बीजेपी की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम विपक्ष की बात करें, खासतौर से कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो दाल गलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी दाल कितनी काली है जनता ये समझ चुकी है। बहरहाल फिर भी कांग्रेस है, कांग्रेस की जब भी हम बात करते हैं, राहुल गांधी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। राहुल गांधी भी अपनी खोई हुई सियासत को अपने आप में एक नेता की नेतृत्व क्षमता को दिखाने के लिए लगातार कोई मौका छोड़ने नहीं देना चाहते हैं, और यही वजह है कि नोटबंदी के मसले पर भी वो जनता के बीच जा रहे हैं। एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर उन्होंने एटीएम के सामने क्या ड्रामा करने की कोशिश की, ये भी देखिए, और उनके इस ड्रामेबाजी पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, ये भी जरा देखिए। मैं थोड़ा देखने गया था अपनी आंखों से कि बैंक्स के सामने क्या हो रहा है, और जहां भी मैं गया लोगों ने कहा कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है। लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से, बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है और चुने हुए लोगों को वो कैश दिया जा रहा है। जो अमीर है वो पीछे से पैसा ले जा रहा है और जो गरीब है वो लाइन में खड़ा हो रहा है। 3 दिन के लिए खड़े रहते हैं, चले जाते हैं वापस, तो बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का।
किसके लिए? मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे, और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। भैया, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत है? आजकल प्रधानमंत्री तो दूसरे लेवल पे हैं, वो ना अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ना किसी से बात करते हैं, जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस और केजरीवाल जी में, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी में पॉलिटिकल पाखंड का पर्यायवाची बनने का एक कंपटीशन चल रहा है, और पॉलिटिकल पाखंड का पर्यायवाची बनने का जो इनका कंपटीशन चल रहा है, उसमें कौन सबसे बड़ा पॉलिटिकल पाखंडी है, कौन सबसे बड़ा जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड का सबसे बड़ा चैंपियन है, उसकी कोशिश हो रही है। हमें लगता है कि उन्हें जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई, जब जाते हैं जमीन में तो उसका एहसास भी होता है, उससे रूबरू भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का उन्होंने जिद और जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है, और जिस तरह से वो पूरे के पूरे इस काले धन की लड़ाई का विरोध करते दिख रहे हैं, उससे एक बात देश के सामने जा रही है, संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं काले धन के कुबेरों को बचाते हुए, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या और उनके साथ में जो लोग खड़े हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात सही है कि बड़े राजनीतिक दल होने के नाते वो लाइन में जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के कारण बिना मतलब का लोगों के मन के अंदर आक्रोश पैदा होगा। और अगर कोई 500 और 1000 रुपए जो इलीगल घोषित किया गया है, इसके बारे में अगर कहता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, काला धन इस बहाने आ जाएगा, तो उसको और उत्प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर एटीएम से उनको लेना है पैसा तो खुद जाए तो अच्छा है, लेकिन खुद लाइन में लग करके लोगों को भड़काने का काम करें, ये ठीक नहीं है। उसका दिवालापन निकला है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि ये तो हमें करना है, कड़वा हो भी हमें करना है। जरूर ये बात सही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सो रही थी, इसको करना चाहिए, इसको अपना सफाई देनी पड़ेगी। ये ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? मैं तो पहले ही कह रहा था कि चिदम्बरम की बैठाई हुई ऑफिसर्स को हटाना चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी लोगों का नेता बनने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई राहुल में लोगों का नेता बनने की क्षमता है, वो नेतृत्व क्षमता है, वो क्वालिटी है? दिवाकर जी, सीधे तौर पर राहुल गांधी, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना कि राहुल गांधी एटीएम की लाइन में लगे हो और जाकर एटीएम से पैसे निकाले हो। ये जो लोगों का नेता बनने की ड्रामेबाजी चल रही है, क्या इससे क्या लोग राहुल को अपना नेता मानेंगे? क्या राहुल जो एक रेड कारपेट अपने लिए बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कारपेट क्या लोग उनके लिए आने वाले दिनों में इस तरीके की तस्वीर के बाद सामने बिछाएंगे? देखिए लावनी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनमें नेता बनने की क्षमता नहीं है या नेतृत्व का गुण नहीं है, लेकिन वास्तव में वो परंपरागत राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि परंपरागत राजनीति में विरोध के लिए विरोध करना, ये इस मुद्दे पर तात्कालिक मुद्दे को तदर्थवाद में जो परिणत कर रहे हैं, वो बात चलेगी नहीं। वास्तव में ये कालाधन की समस्या, प्रधानमंत्री के निर्णय, उनके प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे कदम और उस कदम में क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दरअसल ये जो लोग हैं, दरअसल दिवाकर जी, जो राहुल गांधी सरी के जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, ये कहीं ना कहीं से यूपी इलेक्शन 2017 को भी ध्यान में रख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इस मसले को लेकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा तो शायद 2017 में कोई फायदा हो जाए, शायद 26 साल का वनवास टूट जाए। राजनीतिक दल के नेता और कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते ऐसा वो कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई साधु हो, इस तरह से वो मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन मुद्दे को उठाना, उसको तार्किक परिणत तक पहुंचाना, उसको उसकी चरम निष्पत्ति तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं न कहीं इसमें राहुल गांधी चूकते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जन भावना को उठा देना कि वो एटीएम के लाइन में जा रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों में उन्होंने इस तरह का किया है कि वो एटीएम जा रहे हैं, वहां पर कहते हैं लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, ये मुश्किलें कैसे कटेंगी। मैं कह रहा हूं कि ये तात्कालिक समस्याएं हैं।
उठाए गए लोग भी ये कदम- कह रहे हैं कि ये अल्पकालिक है, थोड़े दिनों की समस्या है, थोड़ी दिनों की दिक्कतें हैं, लेकिन इस दिक्कतों के बाद जो भारत की तस्वीर निकल कर आएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो निकल कर आएगा, अमीर गरीब के बीच की जो एक लंबी लाइन थी वो लाइन छोटी हो जाएगी, तो भारत अपने स्वर्णिम युग में वापस पहुंच जाएगा। लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष है जो समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस बीच तमाम संतों का भी तमाम तरीके से लोगों का समर्थन सरकार को मिल रहा है। बाबा रामदेव ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। नोटबंदी का विरोध राष्ट्रद्रोह समान है। वहीं दूसरी ओर इस मसले पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव क्या कुछ कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री वो क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। 1 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। ये आतंकवाद और नक्सलवाद के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, सबसे बड़ी चोट हुई है इस जो है नोटबंदी के काम से। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दे का विरोध करता है इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। तो बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और व्यक्ति जो इस राष्ट्रहित के मुद्दे पर विरोध करके राष्ट्रद्रोह जैसा कृत्य कर रही है, उनके लिए भी यह एक सबक है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, वो सब चिटफंड वाले थोड़ी हैं। उन्हें जो सूचना और खबर मिल रही है वो गलत मिल रही है। बहुत देश हलाकान है, पूरा देश यानी एक तरह से उथल पुथल मच गई है। खाने से लेकर इंडस्ट्री से लेकर रोड रास्ता धंधा व्यापार सब चीज़ ठप हो गई। और ये सारे लोग जो है वो चिटफंड वाले नहीं हैं। आप जैसी पार्टियां जो कहती हुई आघाती नहीं थी भ्रष्टाचार की समाप्ति की बात, जब इतना बड़ा कदम उठाया गया तो वो बिल्कुल एकदम यू टर्न ले लिया उनने। मैं मानता हूं कि पूरा देश प्रसन्न है। जिनके निहित स्वार्थ है या प्रधानमंत्री जी की छवि से जिनके मन में तकलीफ है वो असमंजस पैदा करने की, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण से बता सकता हूं, मैंने लगभग 40 सभाएं की होगी नोटबंदी के फैसले के बाद। आमजन प्रसन्न है, दोनों हाथ उठा के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। देश को आगे बढ़ाने का फैसला है, आतंकवाद की सफाई, काले धन की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई इस फैसले से हुई है। विपक्ष लामबंद हो, लेकिन सत्य तो ये है कि वाकई इस मसले से, इस फैसले के बाद से आतंकवाद और नक्सलवाद पर एक रोक जरूर लगी है। दिवाकर जी, कश्मीर पूरी तरीके से अशांत है, आतंकवाद को एक बड़ी चोट, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को बड़ी चोट, नक्सलवाद को एक बड़ी चोट। क्या विपक्ष को ये दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो इसको नज़रअंदाज कर रही है। आपने चुनाव की भी अभी चर्चा की थी। देखिए चुनाव, अभी तो कुछ उपचुनाव भी हुए हैं, उसके रिजल्ट आएंगे। हो सकता है कि अगर भाजपा के फेवर में ना जाए तो ये कहा जाए कि देखिए उसका असर दिख गया। देखिए प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुना गया है, अभी उनके 2.5 साल बीते हैं और अभी उनके पास पूरा 2.5 साल है। चुनावों का असर और इन सब चीजों से अगर जोड़कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। जहां तक कश्मीर का प्रश्न आपने किया, विपक्ष बिल्कुल, वक्त कम है दिवाकर जी, कहीं ना कहीं से विपक्ष सब समझ रहा है, लेकिन विपक्ष है तो विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना है। एक बहुत हाँ या ना में मैं आपका जवाब चाहूंगी। एस विशेषज्ञ कह रहे हैं 2017 का जो यूपी इलेक्शन है और 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो आजादी के बाद का सबसे स्वच्छ चुनाव होने वाला है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की जवाबदेही है और प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं। और बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री आश्वस्त है, जनता को विश्वास है और इस विश्वास के चलते ही सरकार की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। विपक्ष है, परेशान है, क्यों परेशान है ये जनता भी जानती है और जनता अपनी राय, अपना समर्थन सरकार को दे चुकी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। इस वक्त प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।